हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी एंड बैंकिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इस पर वीडियो डाली हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 30 तक क्वेश्चन हो गए थे। 31 क्वेश्चन लेते हैं। जमा की गई राशि से अधिक राशि निकालने की अनुमति देना डैश के रूप में जाना जाता है। गिविंग परमिशन टू विड्रॉ मनी बाय एन अमाउंट मोर देन डिपॉजिटेड टू इज नोन एज डैश। एडवांस, ओवरड्राफ्ट, लोन, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब बैंक हमको जो भी हमारे अकाउंट में धनराशि जमा है, जो भी अकाउंट में हमने डिपॉजिट किया है पैसा, उससे ज़्यादा पैसा निकालने की अनुमति देता है तो वो क्या कहलाता है। अग्रिम, अधिविकाश, ऋण, इनमें से कोई नहीं। तो इस तरह की जो राशि होती है वो अधिविकाश कहलाती है, ओवरड्राफ्ट कहलाती है। यानी कि हमारे अकाउंट में पैसे कम है लेकिन हमें कुछ ज़्यादा पैसों की आवश्यकता है, तो हम बैंक से ज़्यादा पैसा निकालना चाहते हैं अपने अकाउंट से, तो वो सुविधा क्या कहलाएगी, तो वो हो जाती है बैंक ओवरड्राफ्ट की सुविधा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है। हु हैज़ द राइट ऑफ नोट इशू। सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक, गवर्नमेंट, कोऑपरेटिव बैंक। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो नोट जारी किए जाते हैं उसका अधिकार किसके पास होता है। सेंट्रल बैंक के पास, वाणिज्यिक बैंक के पास, सरकार के पास या फिर सहकारी बैंक के पास। तो उसका अधिकार जो होता है वो सेंट्रल बैंक के पास होता है। और कौन सा सेंट्रल बैंक है हमारा, वो हो जाएगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एक क्वेश्चन और भी बहुत पूछा जाता है कि इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो इस पर जो हस्ताक्षर होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के होते हैं, लेकिन 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो आप लोग मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वाणिज्यिक बैंक को आरबीआई के पास रखे जाने वाले कुल जमा का अनुपात कहलाता है। द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट ए कमर्शियल बैंक हैज टू कीप विद आरबीआई इज कार्ड। स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, डिपॉजिट रेशियो, कैश रिजर्व रेशियो, लीगल रिजर्व रेशियो। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं वो आरबीआई के पास अपनी जो भी उनके पास कुल जमा होती है उसका एक निश्चित अनुपात जो रखते हैं आरबीआई के पास, तो वो क्या कहलाता है। वैधानिक तरलता अनुपात, जमा अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात या फिर कानूनी आरक्षित अनुपात। तो वो हो जाता है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि कैश रिजर्व रेशियो। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज होंगे कि जो वैधानिक तरलता अनुपात भी तो होता है, लेकिन वहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपका कैश रिजर्व रेशियो होता है वहाँ पर सिर्फ नगद धनराशि रखी जाती है, और जो वैधानिक तरलता अनुपात होता है उसमें नगद और ऋण यानी कि जो कैश है और गोल्ड है दोनों का ही एक निश्चित प्रतिशत रखा जाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहता है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों किया जाता है या क्यों रिजर्व बैंक अपने पास धनराशि को रखता है। तो उसका रीज़न ये रहता है कि इस तरह से वो मार्केट में जो मुद्रा की मात्रा उस पर नियंत्रण रख सकता है। अगर सीआर की परसेंटेज रेट बढ़ा देगा आरबीआई तो क्या होगा, ज़्यादा धनराशि जो है बैंकों को उसके पास रखनी पड़ेगी, तो जिससे उनके पास बैंक के पास कम जो है नगद जमा होगी लोगों को उधार देने के लिए, और मार्केट में क्या होगा, पैसे की उपलब्धता कम रहेगी। लेकिन अगर जैसे सीआर की रेट घटा देगा तो क्या होगा, बैंक के पास ज़्यादा धनराशि रहेगी तो वो ज़्यादा लोन दे पाएगा बैंक, जिसकी वजह से मार्केट में मुद्रा की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। तो इस तरह से सीआरआर के माध्यम से जो आरबीआई होगा, रिजर्व बैंक होता है, वो इकोनॉमी में जो भी मुद्रा का प्रसार है या मुद्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग जमा में शामिल है। डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट डिपॉजिट्स, करंट अकाउंट डिपॉजिट्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट, ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट। क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मांग जमा होती है, डिमांड डिपॉजिट होता है, उसमें कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। बचत खाता और सावधि जमा खाता, बचत खाता और चालू जमा खाता, चालू खाता और सावधि जमा खाता, सभी प्रकार की जमा राशि। पहले समझ लेते हैं जो आपके अकाउंट्स होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो वैसे तो कई तरह से डिफाइन किया गया है इसको, लेकिन अगर हम सीधे तरह से इसको समझना चाहें तो मेनली 2 तरह का हो जाएगा आपका। एक हो जाते हैं डिमांड डिपॉजिट अकाउंट और दूसरे हो जाते हैं टर्म डिपॉजिट अकाउंट। जो डिमांड डिपॉजिट अकाउंट होते हैं उसमें 2 तरह के आएंगे, एक सेविंग अकाउंट हो जाएगा, दूसरा करंट अकाउंट हो जाएगा। और जो टर्म डिपॉजिट अकाउंट आएंगे उसमें आ जाएगा आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। जो डिमांड डिपॉजिट हो जाते हैं यानी कि जो मांग पर देय हो जाएंगे, और जो टर्म डिपॉजिट यानी कि एक अवधि के लिए जो जमा किया जाता है वो हो जाएंगे। तो जो आपका डिमांड डिपॉजिट होता है उसमें 2 तरह के आ जाएंगे, एक बचत खाता और दूसरा हो जाएगा चालू खाता। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा था कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड, तो उसमें हो जाएगा आपका सेविंग अकाउंट एंड करंट अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा स्वीकार किए गए जमा हैं डिपॉजिट एक्सेप्टेड बाय द कमर्शियल बैंक, करेंट डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो वाणिज्यिक बैंक द्वारा स्वीकार किए गए हैं, या फिर इस तरह से समझ लीजिए कि कौन से खाते इसमें से हैं जो होते हैं। तो बचत खाता भी होता है, चालू खाता भी होता है और समय जमा भी होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस प्रकार का ऋण दिया जाता है। व्हाट टाइप ऑफ लोन इज एडवांस्ड बाय कमर्शियल बैंक्स।
कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, लोन एंड एडवांस, ऑल ऑफ दीज। तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किस तरह कर दिया जाता है? तो नकद में भी क्रेडिट दिया जाता है, ओवरड्राफ्ट मैंने पहले आपको समझाया हुआ है कि क्या है, ऋण और अग्रिम भी दिया जाता है। तो ये तीनों ही तरह के क्या होंगे, बैंक द्वारा लोन दिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खाता जिसमें एक निश्चित अवधि के लिए नकद जमा किया जाता है वह है एन अकाउंट वेयर कैश इज डिपॉजिटेड फॉर ए फिक्स्ड पीरियड इज सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो वहाँ पर मैंने आप लोग को समझाया था कि दो तरह का, एक डिमांड आ जाता है जो मांग पर देय होगा, दूसरा टर्म डिपॉजिट यानी कि एक अवधि के लिए जब जमा किया जाता है। तो जो आपके सेविंग अकाउंट होगा या करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट जैसे कि नॉर्मली आप सभी का जो है सेविंग अकाउंट तो होगा ही, उसमें क्या होता है, हम लोग अपनी धनराशि जमा करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उसमें से निकाल लेते हैं, जिसके बदले में बैंक क्या करता है, हमको ब्याज देता है। दूसरा आपका जो करंट अकाउंट है, तो जो व्यवसायी होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग करंट अकाउंट रखते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कि दिन में कई बार उनको निकालने और जमा करने की सुविधा मिल जाती है। और जो आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है, उसमें क्या रहता है कि एक निश्चित अवधि के लिए आप कुछ धनराशि जमा कर देते हैं। इसको नॉर्मली आप लोग एफडी के नाम से सुनते होंगे कि जो एफडी करवा दी है हमने इतने पैसे की, इतने टाइम के बाद हमको उसमें इतना इंटरेस्ट ऐड होकर के इतना पैसा मिल जाएगा। नॉर्मली आप लोगों ने अपने पेरेंट्स को या आपने खुद कभी करी हो एफडी, तो आपने ये चीज़ सुनी होगी। आरडी में क्या होता है कि जैसे एक महीने पर आपको जो है 500 रुपये का या 1000 की, जो भी आपने जैसी भी शर्तें होंगी उस आरडी की जो आपने ली है, उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा जमा करना पड़ता है एक निश्चित अवधि के पर। 3 महीने हैं, 6 महीने हैं, जो भी आपस में शर्तें होंगी निर्धारित उसके अनुसार। और एक निर्धारित अवधि के बाद क्या होगा, आपके जैसे 10,000 के टोटल का अमाउंट है जो आप किस्तों में एक एक करके दे रहे हैं, और वो टाइम होने के बाद जब 10,000 रुपये पूरे हो गए, जैसे 3 वर्ष के बाद, तो आपको उसके साथ 15,000 रुपये मिल जाएंगे, जो भी इंटरेस्ट आपस में डिसाइड होगा उस हिसाब से। तो वो हो जाता है आपका आरडी। जो आपका फिक्स डिपॉजिट होगा उसमें हम एक साथ पूरी धनराशि जमा करते हैं, और जो आरडी होती है उसमें हम किस्तों में धीरे धीरे करके उस पैसे को जमा करते हैं। दोनों में के बीच में डिफरेंस ये रहता है आपका। तो जो एक निश्चित अवधि के लिए अमाउंट जमा किया जाता है वो हो जाता है हमारा फिक्स डिपॉजिट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक किस खाते पर अधिक ब्याज दर देता है? ऑन विच अकाउंट बैंक गिव्स हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे कि बैंक किस खाते पर अधिक ब्याज दर देता है? बचत जमा खाता, सावधि जमा खाता, चालू जमा खाता या फिर आवर्ती जमा खाता? तो बैंक सावधि जमा खाते पर सबसे अधिक ब्याज देता है। वैसे तो अलग अलग बैंक की अलग अलग जो है वो रहती हैं कि कुछ प्राइवेट सेक्टर के बैंक से अलग अलग देते हैं इंटरेस्ट रेट, तो अब लेकिन आपका जो सावधि जमा खाता है मोस्टली उस पर सबसे ज़्यादा ही ब्याज दर दिया जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बिग शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया वर नेशनलाइज्ड इन। भारत में 14 बड़े अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949, 1955, 1969, 2000। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 14 बड़े जो अनुसूचित बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आपको मैंने इससे पहले ही बताया था वीडियो में कब किया गया था, 1969 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? हु रेगुलेट्स द मनी सप्लाई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक, प्लानिंग कमीशन। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है जो मुद्रा आपूर्ति होती है उसको नियंत्रित कौन करता है? तो उसको नियंत्रित करने का काम किसका होता है? भारतीय रिजर्व बैंक का। जो मुद्रा निर्मित करता है उसका भी अधिकार जो होता है रिजर्व बैंक का ही होता है, और जो उसको आपूर्ति को नियंत्रित करता है वो भी रिजर्व बैंक करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और साथ ही अगर क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि मौद्रिक नीति को कौन नियंत्रित करता है, तो उसका आंसर भी आपका रिजर्व बैंक ही रहेगा। तो सेंट्रल बैंक है हमारा रिजर्व बैंक, वही मौद्रिक नीति को भी नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खाते पर बैंक कोई ब्याज नहीं देता है? ऑन विच अकाउंट बैंक गिव्स नो इंटरेस्ट? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, करंट डिपॉजिट अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा खाता है जिस पर बैंक ब्याज नहीं देगा? बचत जमा खाता, सावधि जमा खाता, चालू जमा खाता, आवर्ती जमा खाता। तो चालू जमा खाता यानी करंट डिपॉजिट अकाउंट पर बैंक किसी भी तरह का ब्याज नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि ये जो होता है बड़े व्यवसायियों बिजनेसमैन के द्वारा खोला जाता है, और दिन में कई बार लेन देन जो बड़े ट्रांजेक्शन होते हैं उससे आसानी से कर सकते हैं, इस वजह से उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं देते। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा निम्नलिखित के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है? इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैश लॉस, इनकम, चैरिटी, रिस्क। तो बीमा किसके अगेंस्ट में जो है सुरक्षा देगा? तो वो हो जाएगा आपका रिस्क यानी कि जोखिम। जोखिम के विरुद्ध में बीमा जो होता है वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ए कॉमर्शियल बैंक? एटीएम फैसिलिटी, टेली बैंकिंग, बुलियन ट्रेडिंग,
इंटरनेट बैंकिंग। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है। एटीएम सुविधा भी है, टेलिंग बैंकिंग भी है और इंटरनेट बैंकिंग भी है। जो आपका बुलियन ट्रेडिंग दे रखा है वो वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं होता है। अच्छा, तो बुलियन मार्केट होता क्या है? तो बुलियन मार्केट, जिसको आप नॉर्मली भाषा में सराफा बाजारी बोलते हैं, इसके माध्यम से क्या होता है कि सोने और चांदी का व्यापार किया जाता है। तो वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं वो बुलियन ट्रेडिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जिसका जोखिम कवर किया गया है। द पर्सन हुज रिस्क इज कवर्ड इज इंश्योरर, इंश्योर्ड, कंपनसेटर, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वह व्यक्ति जिसका जोखिम कवर किया गया वो क्या कहलाता है। बीमाकर्ता, बीमित, क्षतिपूरक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जिसका जोखिम कवर किया जाएगा वो हो जाता है बीमित, इंश्योर्ड। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, पॉलिसी ली जाती है तो क्या होगा, एक जो कंपनी होती है जो कि पॉलिसी कर रही होती है तो वो क्या हो जाएगी, इंश्योरर, बीमाकर्ता। और जिसका बीमा किया जा रहा है वो क्या हो जाता है, इंश्योर्ड, यानी कि बीमित हो जाता है। तो यहाँ पर जिसका जोखिम कवर हो रहा है वो हो जाएगा बीमित, इंश्योर्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोखिम को कवर करने वाली कंपनी है। द कंपनी हु कवर्स द रिस्क इज इंश्योर्ड, इंश्योरर, कंपनसेटर, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जोखिम को कवर कर रही है जो कंपनी, तो पहले मैंने बताया था कि जो कंपनी कवर करेगी वो क्या हो जाएगी, वो बीमा करता होगी, इंश्योरर होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को जरूर करिएगा जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही साथ फ्रेंड्स साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।